हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री की अपनी साइंस में नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, वस्तुतः रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य रूप से जो दी गई हैं उनमें हम लोग पहले जो देखते हैं वो है आपकी अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। पहला हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, वह कौन सी है? अनुक्रमणीय अभिक्रिया। माने अनुक्रमणीय अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जो एक दिशा से प्रारंभ होती है और दूसरी दिशा में समाप्त हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, मतलब एक दिशात्मक होती है। ऐसी अभिक्रियाएं एक दिशात्मक होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आप लोग परिभाषा में लिखिएगा, हम बोलते जा रहे हैं और आप लिखते चले जाइएगा। तो पहली अभिक्रिया है अनुक्रमणीय अभिक्रिया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और परिभाषा लिखिएगा। वे अभिक्रियाएं जो एक दिशा से प्रारंभ होती हैं और दूसरी दिशा में समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं एक दिशात्मक होती हैं, एक दिशात्मक होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? हम लोग जब अभिक्रिया लिखते हैं, सपोज करो हमने यहां पर लिख लिया Na, मतलब सोडियम है और सोडियम की अभिक्रिया हमने किससे करा दी? जल से करा दी और कितने ले लिए? 2H2O। तो क्या होगा? देखिए, ये एरो बना दिया हमने चेंज 2 का और यहां पर बन जाएगा 2NaOH प्लस क्या लिखेंगे हम लोग? सिर्फ H2, ये गैस का निशान। अर्थात ये जो सोडियम है वह जल से अभिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यह अभिक्रिया कैसी है? एक दिशा। देखो यहां पर क्या मतलब हुआ कि सोडियम और जल ने आपस में क्रिया की, यहां से अभिक्रिया प्रारंभ हुई और क्या बन गया? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या होता है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है। वो बना लेता है और क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अर्थात ये यहां से प्रारंभ हुई, अभिकारकों ने अभिक्रिया की और उत्पाद में बदल गया, एक दिशा से प्रारंभ होकर के दूसरी दिशा में समाप्त हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इर्रिवर्सिबल अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल इसके नोट डाउन कर सकते हैं और भी इसके एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप अपनी किताबों से देख सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। जैसे एक अभिक्रिया आपकी BaCl2 प्लस, थोड़ा नीचे लिखें,
BaCl2 प्लस Na2SO4 चेंज कर देंगे, BaSO4 बना देंगे और यहाँ बन जाएगा 2NaCl। तो ये भी एक प्रकार की कैसी है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, तो बना देता है बेरियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड, यानी नमक बना देता है। क्या बना लेता है, साधारण नमक। तो यह भी एक क्रिया क्या है आपकी, एक दिशात्मक है, यानी एक दिशा से प्रारंभ होकर के दूसरी दिशा में समाप्त हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी एक दिशात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अगली हमारी जो अभिक्रिया आएगी वो आएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी सेकंड क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब क्या हुआ इसका, आप लोग हेडिंग भी नोट कर सकते हैं साथ साथ में, और साथ साथ में हम आपको बोलते भी जाएंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसको हम लोग जब भी चेंज यानी परिवर्तन होता है, ये जो परिवर्तन का निशान होता है, परिवर्तन इसका निशान है, चेंज टू का या परिवर्तन का निशान, इसे एरो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हिंदी में परिवर्तन और अंग्रेजी में चेंज टू, जिसमें कन्वर्ट हो जाता है, अभिकारक कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपनी किसकी, नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो लिखेगा परिभाषा, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात ये अभिक्रिया पहले उत्पाद में परिवर्तित होती है और उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय चिन्ह, ये देखिए इस प्रकार से ये चिन्ह बनाते हैं हम लोग, उत्क्रमणीय का निशान होता है, आधा जो जाता है वो एरो आगे की ओर और आधा पीछे की ओर। तो यहां पर आपके क्या होते हैं, अभिकारक, देखना ध्यान से, ये अभिकारक कोई भी हो सकता है, और यहां पर हो गया क्या, उत्पाद। तो यहां अभिकारक से क्या बना, उत्पाद। तो अभिकारक कन्वर्ट हो रहा है, ये जो अग्रक्रिया का वेग है का निशान है ना, ये अग्रक्रिया कहलाती है। तो ये एरो जो जाता है उत्पाद के लिए, लेकिन यही उत्पाद पुनः किसमें परिवर्तित हो सकता है, अभिकारक में। तो इसलिए ये अभिक्रिया का जो निशान है वो उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। तो ये उसका निशान है। तो इस प्रकार हम इसे क्या कहते हैं,
हाँ क्या लिखा था, उत्क्रमणीय चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उत्क्रमणीय चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो रिएक्शन देखो, कुछ एग्जांपल देखो यहां पर, है ना, हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया आयोडीन से कराई जाए तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और क्या बना लेता है, 2HCl। हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग, किसे करा रहे हैं, आयोडीन से, तो 2HI हो सकता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन की अभिक्रिया करा दो, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल क्या बना लेगा, 2NH3। तो ये क्या, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये अमोनिया है, यहां पर ये क्या बन रहा है, अमोनिया, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखो होता क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया बनती है, लेकिन अमोनिया बनने के बाद यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, और अधिक टेम्परेचर होने की वजह से ये पुनः टूट करके किसमें बदल जाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं दो दिशात्मक होती है, मतलब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी तो आपको अमोनिया प्राप्त होगी, और इसी अमोनिया की अभिक्रिया अपने आप या यूं कहें कि ताप के द्वारा अपघटित होकर के यह पुनः किसमें बदल जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी और भी कई सारी अभिक्रियाएं हैं, अगर आप देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसकी अभिक्रिया जब भी कभी होती है, इस पर टेम्परेचर का प्रभाव दिखाया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है PCl3 में और बना लेता है क्लोरीन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो बनती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर ताप के प्रभाव के कारण ये PCl3 और PCl2 यानी क्लोरीन गैस बनाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इनकी अभिक्रिया करा दी जाए तो पुनः ये PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में बदल जाता है। तो यह अभिक्रिया हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ये अभिक्रियाएं कैसी है, दो दिशात्मक है, माने एक बार इधर गई और दूसरी बार इधर गई, यानी दो दिशात्मक। ये अग्र और ये पश्चिम, मतलब पहले बनी और फिर बन के पुनः वापस अभिकारकों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई। तो एग्जाम्पल आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल के बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। यानी अगली जो हमारी रिएक्शन है या अभिक्रिया है, नोट करिए, थर्ड पॉइंट अभिक्रियाओं के प्रकार में विस्थापन अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रिया केवल विस्थापन अभिक्रिया, इसी को एग्जाम्पल एक और नाम से जानते हैं प्रतिस्थापी अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो ऐसी अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक की अभिक्रिया किसी तत्व या किसी पदार्थ से कराते हैं तो वह किसी पदार्थ के द्वारा हटा दिया जाता है, माने उस यौगिक से उस तत्व को हटा करके दूसरा कोई तत्व आकर के जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर Fe माने होता है लोहा, और इसकी अभिक्रिया किससे करा दी जाए, कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से, तो क्या देखते हैं हम कि कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया होने के पश्चात Fe यहां पर आ जाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, माने हटा देता है, और ये बना लेता है FeSO4
प्लस Cu। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। विस्थापन कह दें या प्रतिस्थापन कर दें, स्थान से पृथक कर देना। देखो कॉपर सल्फेट से कॉपर को इसने क्या किया, हटा दिया और स्वयं आकर के जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, प्रतिस्थापीय अभिक्रियाएं कहलाती है। इसी के साथ बिल्कुल ऐसी ही अभिक्रिया हम किसके साथ भी करा सकते हैं, जिंक के साथ। तो क्या देखेंगे हम लोग, ZnSO4 बना लेगा, यानी जिंक सल्फेट बना लेगा और यहाँ कॉपर को स्थापित कर दिया जाता है। तो क्यों, क्योंकि जो होता है आगे चल करके एक आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक श्रेणी यानी ECS, और ECS में हम लोग कॉपर को नीचे पाते हैं और जिंक को ऊपर पाते हैं, यानी जिंक अधिक क्रियाशील होता है अपेक्षा कॉपर के, इसलिए ये इसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं आकर के जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है, मतलब किसी के द्वारा किसी तत्व को हटा देना और स्वयं वहां आकर के जुड़ जाना प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु को एक तत्व या परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो वे अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझना कि किसी यौगिक के किसी अणु से विस्थापन का मतलब होता है हटा देना और स्वयं आकर के वहां हट जाना। जैसे आप लोग चेयर पर बैठते हैं, सपोज करो एक चेयर पर 2 लोग बैठे हैं और 2 लोग बैठने के बाद एक तीसरा बंदा आता है और उसे कहता है कि आप हटिए, या उसको हटा देता है और हटाने के पश्चात स्वयं वहां पर बैठ जाता है। तो उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी या उन दोनों के बीच जो रिलेशन थे वो टूट गए। अब दूसरा जो आकर के उससे जुड़ा करके तो वो एक नया रिलेशन तैयार कर लेता है, इसी प्रकार से एक नया तत्व बना लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर किसी यौगिक की जो कोई अणु था उसको हटा दिया गया है, किसके द्वारा, किसी दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा, या हो सकता है वो तत्व भी हो, और उसके द्वारा उसको प्रतिस्थापित करके एक नया यौगिक बना देता है। इसी केस में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये आयरन है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है और कॉपर को क्या कर रहा है, हटा रहा है और स्वयं आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है। इसका मतलब है इसने किसको हटाया है, कॉपर को हटाया है। तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक और हमारे दिमाग में एग्जांपल आ रहा है, ऐसे ही अभिक्रिया और होती है, जैसे मीथेन की अभिक्रिया अगर क्लोरीन से करा दी जाए और यहाँ पर सूर्य उपस्थित हो, सूर्य विकास, तो क्या देखेंगे आप, यहां से क्लोरीन एक हाइड्रोजन को क्या कर देती है, हटा देती है और स्वयं आकर के जुड़ जाता है और यहां HCl बना देता है। तो देखो यहां पर हुआ गया कि क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को, यहाँ 4 थे हाइड्रोजन, यहाँ कितने थे हाइड्रोजन, 4, और इसने क्या किया, एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया, तो यहां इसने क्या बना लिया, HCl। अब बचा क्या, क्लोरीन का यहाँ पर एक सिंगल परमाणु, और ये सिंगल परमाणु आकर के कहां पर आकर के जुड़ जाता है। इसे हम लोग अगर विस्तार में देखें तो इस रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, केवल आप समझने के लिए इस चीज को देखें कि CH4 है, अगर कार्बन है तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ते हैं,
आप लोग जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब वहां पर हम इसकी संरचना को समझाएंगे। और ये क्लोरीन Cl2 है, माने 2 Cl परमाणु इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और इसके बीच अभिक्रिया हो रही है। तो ये क्या करता है, यहां से HCl को क्या कर देता है, पृथक कर देता है। अब ये जो यहां से पृथक हुआ तो यहाँ एक बॉन्ड खाली हो जाता है और ये यहां पर क्या बना ले रहा है, HCl बना ले रहा है। ठीक है ना। तो सपोज करो कि ये HCl बन गया, अब हमने क्या किया, इसको हमने यहां से हटा दिया। ठीक है, तो अब बचा क्या, क्लोरीन, वो आकर के यहां जुड़ जाता है। तो उत्पाद के रूप में क्या बन गया, यहां पर कार्बन से जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया। तो यहां पे जो रिएक्शन हुई थी वो कैसे हुई थी, देखो 2 क्लोरीन थे इस प्रकार से, तो 1 क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया, दूसरा क्लोरीन इसी जगह पे आकर के जुड़ गया। तो ये क्या हुआ, विस्थापन हुआ, किसके द्वारा, क्लोरीन के एक परमाणु ने किसको हटा दिया, हाइड्रोजन के एक परमाणु को हटा दिया जो कार्बन से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार इसे हम लोग प्रतिस्थापन, यानी ये जो अभिक्रिया है उसका विस्तार ये है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं उसको अलग होते हुए। तो यहाँ प्रतिस्थापन आपको सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां से इसका क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, विस्थापन किया जा रहा है। क्लियर, बात समझ में आई। तो इस एग्जाम्पल को भी आप लोग नोट कर लीजिए, परिभाषा तो हम लिखा ही चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टडी करिए अपघटन अभिक्रिया। 4 नंबर है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, डीकंपोजिशन। ठीक है, देखिए अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक का अपघटन होता हो, टूटता हो, बट जाता हो, तो क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल पे देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी अभिक्रियाएं जो होती है वो यौगिक जो होता है किसी ताप द्वारा, टेम्परेचर परिवर्तित करने पर हम लोग ताप परिवर्तित कर देते हैं, तो उसका क्या होता है, अणु या परमाणु टूट करके अपघटित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ज्यादातर अपघटन अभिक्रियाएं ताप पर डिपेंड होती हैं, यानी अगर उनका ताप बढ़ जाता है तो वह अभिक्रियाएं अपघटित हो जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको और गर्म कर दो, हीट अप कर दो, तो ये किसमें बदल जाएगा, कार्बन अलग में, ऑक्सीजन अलग, कार्बन ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। या फिर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना बन जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ये एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर को गर्म कर दो तो उसका जो क्लोरीन है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम और उसका कैल्शियम का जो चूर्ण होता है, चूर्ण जो होता है चूने का, वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर हम इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। तो लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है,
अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे देखो एग्जांपल में हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, ये हमने हीट का निशान लिया, मैंने गर्म कर दिया। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड पृथक हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये माने CO2 गैस निकल जाती है और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। तो देखो यहां पर था क्या, यह एक यौगिक था। ये क्या था? यौगिक है। क्या नाम है इस यौगिक का? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। और एक कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो गर्म करने पर यह दो यौगिकों में या कहें अणुओं या परमाणुओं में टूट जाता है। तो ये दो कैल्शियम ऑक्साइड और दो या दो से अधिक, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही में ही टूटता हो, एक से दो से ज्यादा भी टूट सकता है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको ये समझ में आया कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो किसमें टूट गया?